तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। हर एक की निगाहें थी कि आज खुदाई के 8वें दिन साइट नंबर 13, जहां मास बरियल होने की बात कही गई, जहां सबसे ज़्यादा लाशें दफन होने का दावा किया था शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी ने, उसकी खुदाई होगी। आज 8वें दिन की खुदाई का काम एसआईटी ने शुरू किया, लेकिन साइट नंबर 13 नहीं, बल्कि अचानक कल देर रात लौटने के बाद एसआईटी की एक मीटिंग हुई और उसमें फैसला किया गया कि साइट नंबर 13 से पहले साइट नंबर 13A के इर्द गिर्द कुछ और जगहों पर भी खुदाई आज करेंगे। इसकी वजह यह थी कि साइट नंबर 11A से पहली बार 100 से भी ज़्यादा बोन्स यानी हड्डियाँ मिली, स्कल मिला, पहली बार खोपड़ी, रीढ़ की साबुत हड्डियाँ मिली। तो गवाह के कहने के बाद ये तय हुआ कि इसके आसपास जो उसने मार्क किया था उसके इर्द गिर्द भी खुदाई करेंगे, और इसीलिए आज वहाँ खुदाई की गई, साइट नंबर 13 पे नहीं की गई। आज खुदाई से पहले एसआईटी की एक मीटिंग भी हुई। पहली बार जो पिछले 29 जुलाई से खुदाई शुरू हुई, पूरी एसआईटी की टीम, उनके बॉस प्रणब मोहंती, डीजीपी, उनकी अगुवाई में ये मीटिंग हुई। पिछले 8 दिनों में क्या कुछ हुआ, क्या क्या बरामद हुआ, क्या क्या सबूत मिले, शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी का आप क्या कुछ कहना है, कौन कौन से नए गवाह आए, कौन कौन सी एफआईआर नहीं दर्ज हुई, इन सारी चीज़ों को लेकर और फ्यूचर के कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर ये मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में यह तय हुआ कि पहले 11 और उसके आसपास की सारी खुदाई करेंगे, और साइट नंबर 13 जिसके बारे में और जिस पर हर एक की नज़र है, उसकी खुदाई बाद में उसका डिसाइड करेंगे डेट कि कब करेंगे। तो आज जो उम्मीद थी वो हुई नहीं, 11A की खुदाई हुई। इस खुदाई का रिजल्ट अभी तक लेट तक सामने नहीं आया। ये पहला अपडेट। अब दूसरी चीज़, एक अजीब चीज़ हुई है। जो साइट नंबर 11A से खुदाई हुई, वहाँ जो मौके पर फॉरेंसिक टीम थे, उन्होंने मिट्टी के जो सैंपल लिए, सॉइल सैंपल, और जो हड्डियाँ मिली थी उसको जो उन्होंने वहीं स्पॉट पर टेस्ट किया, तो पता चला कि उस सॉइल में और कुछ हड्डियों में पॉइजनस चीज़ें थी, मतलब जहर जैसी चीज़। अब सवाल ये है कि एक गड़े मुर्दे के अंदर ये जहर वाली चीज़ कहाँ से, क्यों, इसका मकसद क्या है? क्या जहर देकर कत्ल किया गया, जहर की वजह से जान दी, ये पता नहीं। इस मामले में अब फॉरेंसिक जांच के बाद ही सारी चीज़ें सामने आएगी, लेकिन ये पहली बार हुआ कि 11A के सॉइल से, मिट्टी से जहरीली चीज़ें भी बरामद हुई हैं, और ये कोई पॉइजनस चीज़ है, कोई केमिकल है। एग्जैक्ट क्या है, फॉरेंसिक जांच के बाद सामने आएगी। अब ये तो खुदाई और 13 साइट नंबर A का फैसला अब आने वाले 1-2 दिनों में लिया जाएगा, वो आगे है। दो बड़ी सीरियस और गंभीर एलिगेशन लगे, और वो इस पूरी जांच को लेकर एक उंगली भी उठा रहे हैं। इसमें पहला एलिगेशन ये है कि जब एसआईटी का गठन हुआ तो पहली बार खुदाई का काम 29 जुलाई को शुरू हुआ। आज 8वां दिन था, लेकिन कंप्लेंट बहुत पहले ही शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी ने कर रखा था, बेलठांगड़ी पुलिस को, एसपी को भी, और वो बार बार कह रहा था कि मुझे लोकेशन पता है, आप चलो खुदाई करो, वहाँ से सबूत मिलेंगे। पुलिस वाले ने उससे भरोसा भी दिलाया कि ठीक है, हम खुदाई करने चलेंगे। ये याद रखिएगा कि 29 जुलाई से पहली बार खुदाई शुरू हुई, उससे 13 दिन पहले 16 जुलाई जब ये केस एसआईटी को सौंपा नहीं गया, तब की बात है, जब ये लोकल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। तब लोकल पुलिस ने 16 जुलाई की तारीख तय की कि चलो हम खुदाई करते हैं। 16 जुलाई को अपने बताए पहले लोकेशन पर ये विटनेस, विसल ब्लोअर, शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी अपने वकील के साथ नेत्रावती नदी के किनारे पहुंच गया। इत्तेफाक से पुलिस महकमे से ही ये बात लीक हुई कि आज उसकी निशानदेही पर खुदाई होगी। तो वहाँ के जितने लोकल लोग थे और मीडिया लोकल, वो सारे लोग नेत्रावती नदी के किनारे पहुंच गए, भीड़ जुट गई, सब आ गए। तय वक्त पर पुलिस को पहुंचना था। शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी अपने वकील के साथ इंतज़ार करता रहा, लोग इंतज़ार करते रहे, मीडिया इंतज़ार करती रही, लेकिन लोकल पुलिस इस सफाई कर्मचारी की निशानदेही पर खुदाई करने के लिए नहीं पहुंची। इस बात का खुलासा अब हुआ है, और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद बैरंग शिकायत सफाई कर्मचारी और उसके वकील
16 जुलाई को लौट गए। और ये याद रखिए कि एक कंप्लेनेंट जो 164 उस वक्त के तहत बयान दे रहा है मजिस्ट्रेट को, कंप्लेंट दे रहा है, इंसानी खोपड़ी सबूत के तौर पर पेश कर रहा है, और वो खुद मौके पर आ रहा है और कह रहा है मैं यहाँ बताऊँगा, आप खोदो यहाँ से कुछ मिलेगा। और लोकल पुलिस जिसकी जिम्मेदारी थी, कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने भी कहा था कि कंप्लेंट पर FIR दर्ज होकर जांच होगी, लोकल पुलिस ने ज़रूरत ही नहीं समझी उसकी बताई हुई जगह पर जाकर खुदाई करने की। बल्कि लोकल पुलिस ने क्या किया, दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के जो SP है, जब ये मामला उठा कि 16 जुलाई को आपकी टीम क्यों नहीं गई, तो उन्होंने कहा कि ये उनका स्टेटमेंट सुनिएगा। उन्होंने कहा हम इसलिए नहीं गए कि एक बार पहले दिन खुदाई के बाद कहीं ये गवाह फरार ना हो जाता, तो हम उसका इंतज़ार करवा रहे थे उसको कि तुम रुको, तुम बिना खुदाई कराए हुए जाओगे नहीं, पहले दिन ही मालूम हुआ भाग गए, तो इस वजह से वो फरार ना हो जाए, हम मौके पर नहीं गए, ताकि हम उसका वेट करा रहे थे कि बाद में कराएंगे। दूसरी दलील पुलिस ने दी कि हमें भरोसा नहीं था इस शिकायत सफाई कर्मचारी पर कि ये सच बोल रहा है, तो हमने ये सोचा था कि इसके कहने पर खुदाई करने से पहले हम इस शिकायतकर्ता, इस कंप्लेनेंट, इस विसल ब्लोवर कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराएंगे, हम इसका नार्को टेस्ट कराएंगे, हम इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएंगे, ताकि ये पता चल सके कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अब इसके मेंटल हालत के बारे में भी पुलिस ने कहा, हम उसका मानसिक स्थिति की भी जांच कराने की सोच रहे थे। अब सोचिए, एक कंप्लेनेंट अपनी जान को दांव पे लगाकर SP के दफ्तर पहुंचता है, मजिस्ट्रेट के सामने जाता है, प्रूफ लेकर पहुंचता है, पूरी कहानी सुनाता है इतने पन्नों की कंप्लेंट में, और पुलिस उसके कहने पर जाने की बजाय उसका ये कह रही है कि उसे भरोसा नहीं था, भाग जाता, हम उसका पहले टेस्ट कराते, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, और उसके बाद कराते। तो अगर पुलिस की यही दलील है, SP ने खुद स्टेटमेंट दिया है, तो इसी से एक बात समझ में आती है कि फिर SIT को भी तो 29 जुलाई से खुदाई करने से पहले यही सब काम करना चाहिए था। उन्हें भी लगता है ये भाग जाएगा, उन्हें भी लगता है झूठ बोल रहा है, उसका पहले ब्रेन मैपिंग, पहले लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये सारा करवाना चाहिए था, उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में पहले टेस्ट कराना चाहिए था। पर SIT ने तो ऐसा किया नहीं। वो तो जहाँ जहाँ उसने निशानदेही की SIT की टीम वहाँ पहुँच गई और खुदाई कर रही है, और हड्डियाँ बाहर आ रही हैं। तो जो लोकल पुलिस बरसों से, कई दशक से लोगों के कंप्लेंट पर कभी एक्शन नहीं ले पाई, इन पावरफुल लोगों की वजह से, उस लोकल पुलिस से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो कहाँ से इस सच्चाई को, गड़े मुर्दे को उखाड़ने के लिए बाहर ला सकते थे। अब दूसरा, ये तो पुलिस की एकदम ओपन ये कंप्लेंट, और खुद SP ने सफाई दी इस पर कि हाँ 16 जुलाई को वो आया था, हम लोग गए नहीं, क्योंकि वो भाग जाता और उसको पहले हम टेस्ट करना था, झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो SIT वाले ही बेवकूफ़ हैं जो उसकी बातों में आकर खुदाई कर रहे हैं। पुलिस वाले होशियार थे शायद, क्या कहा जाए। दूसरा, जो इनके वकील हैं मंजू नातेप, उन्होंने एक बड़ी सीरियस एलिगेशन लगाया, जिस पे हमने अपनी टीम से भी कहा, हमने रिसर्च टीम से भी कहा है, और हम पता लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये शिकायत सही है तो ये अपने आप में बहुत सीरियस है। शिकायत ये है कि उनका ये कहना है कि वो पहले दिन से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी ने लोकेशन बताया, साइट नंबर 1 to 13, पहली किस्त में, पहले फेज़ में, वहाँ आप खुदाई तो कर रहे हो, मैनुअली हो रहा है, लेकिन बात बरसों पुरानी है, तो आप फिर इन जगहों पर खुदाई के साथ साथ जो GPR है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? GPR मतलब जो ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल आप क्यों नहीं कर रहे हो? अब यह है क्या, ये सिंपल सी बात है कि ज़मीन के अंदर दफन कोई ऐसी चीज़, लाश, हड्डियाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मशीन है, उसके ज़रिए पता चल जाता, पिक्चर के ज़रिए, उसमें 3D जो भी आप बेहतर इमेज के ज़रिए, और ये बड़ी आजकल आसान चीज़ें हैं, तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं इस GPR का? तो वकील साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस ने इसकी कोशिश तो की कि GPR मशीन मंगा लें, उससे ज़मीन के अंदर खुदाई से पहले उस मशीन के ज़रिए पता चल जाएगा कहाँ पे इंसानी लाशें दफन है, कहाँ नहीं है। ये हमारी सेना और बाकी जगहों पर भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं ज़मीन के अंदर छुपे हुए राज को बाहर निकालने के लिए। तो GPR सिस्टम के ज़रिए ज़मीन में दफन लाशों की इतनी जो मेहनत हो रही है, जिस पर इतना खर्चा हो रहा, वो भी बच सकता था, बट क्यों नहीं हो रहा है? तो पता चला ये कि SIT ने ये बताया कि जो कर्नाटक के आसपास जहाँ से वो GPR मशीन मंगा सकते हैं, अचानक रहस्यमयी तौर पर वो मशीनें अवेलेबल ही नहीं है। जो लोग रेंट पर देती हैं, ख़रीदना तो बहुत
कोई भी पुलिस लोकल खरीदेगी नहीं, उसका करना क्या, रखते रखे। तो जनरली जिनको ज़रूरत होती है वो इसको रेंट पर लेते हैं। अब इसका रेंट जो है वो कितना एरिया में आपको ढूंढना है और कितना वक्त रखना उसके हिसाब से है। जैसे इसका कॉस्ट जो है वो करीब 25 से 35 लाख रुपए पड़ता है एक GPR मशीन की। अगर आप रेंट पे लेते हैं तो ये करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास थोड़े से एरिया के लिए पड़ता है रेंट पर। लेकिन SIT ने कहा कि चलो ले लेते हैं 1-2 GPR मशीन। तो पता चला कि GPR मशीन रेंट पर अवेलेबल नहीं है। वकील का ये इल्ज़ाम है कि इन मशीनों के ज़रिए सच्चाई जल्दी बाहर आ जाती, पता चल जाता कहाँ कहाँ लाशें दफन है। इस वजह से पावरफुल लोगों ने, जो नहीं चाहते हैं कि सच बाहर आए, उन मशीनों को गायब करा दिया, GPR मशीनों को, और कहीं रेंट पे अवेलेबल नहीं है। और जिनके पास है उन्हें धमका दिया गया कि देना ही मत रेंट पर। ये वकील का इल्ज़ाम है, मंजूनात एमजोस के। तो अब और ये भी कहा जा रहा है पहले से कि हमारी पहले से बुकिंग है, हम आपको इस वक्त नहीं दे सकते। तो SIT को इन मशीनों को रेंट पर लेने में दिक्कत आ रही है। और जो इसके प्राइवेट लोग जो इसको देते हैं रेंट पर, उन्हें बाकायदा ये कहा जा रहा है कि तुम ये मशीनें SIT को नहीं दोगे ताकि वो इसका इस्तेमाल न कर पाएँ। अब ये अपने आप में एक सीरियस एलिगेशन है। अब तीसरी चीज़, 29 जुलाई से खुदाई का काम शुरू हुआ, लगातार चल रहा है। अब ये खुदाई का काम कम खर्चीला नहीं है। GPR मशीनें भी शायद आ सकती थी। अब एक बार पता चल जाए हमारे देश में ऐसी या कर्नाटक में कितनी मशीनें उपलब्ध हैं, रेंट पे वाकई हैं कि नहीं है, जानबूझकर अगर नहीं दिया जा रहा है, नहीं मिल रहा है SIT को, तो इसका मतलब है कुछ लोग सच में ऐसे हैं जो सच्चाई सामने नहीं लाने देना चाहते हैं। हालांकि खर्चा कम नहीं हो रहा, GPR के आने से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। हर दिन SIT जब से गठन और उस SIT के बनने के बाद से खुदाई का काम जब शुरू हुआ, पर डे इन लाशों को या लाशों के राज को ज़मीन से बाहर निकालने का खर्चा अराउंड 2 लाख रुपए हर दिन का खर्चा हो रहा है इस जांच में। SIT की टीम में और बाकी टीम इसमें शामिल है। 2 लाख का खर्चा कैसे कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। कुल मिलाकर इस जांच टीम में SIT के अलावा जो बाकी तमाम लोग हैं, अराउंड 250 के आसपास लोग शामिल हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के। SIT है, सोको है, आपके फॉरेंसिक टीम है, मेडिकल टीम है, आपकी मज़दूर है, लोकल पुलिस है, इन सब का मिलाकर तो करीब 250 लोग शामिल हैं। SIT टीम में करीब 26 लोग, 5 फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, 15 वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉई हैं और 200 पुलिस कर्मचारी शामिल हैं। अब इनका खर्चा कैसे है? इन सारी टीम का, पुलिस वालों का और SIT टीम, फॉरेंसिक टीम, वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मजदूर, इनके खाने पीने के लिए पर डे 35,000 रुपीज़ का खर्चा आ रहा, 35,000 रुपये पर डे का खाने पीने का। इनको आराम करने के लिए लॉज के लिए, जो लॉज जहाँ पर ठहराया गया पूरी टीम को, 25,000 पर डे का रेंट है, 25,000 रुपये का। जो मज़दूर हैं गड्ढा खोदने के लिए, उनमें से हर मज़दूर के पर दिन जो पर डे की दिहाड़ी है वो 2,000 रुपीज़ है हर मज़दूर की, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात में वो काम कर रहे हैं। तो 15 मज़दूर हैं, यानी 30,000 रुपये पर डे। 30,000 रुपये पर डे की ये मजदूरी है सिर्फ मज़दूरों की। फिर पुलिस, SIT, फॉरेंसिक टीम, मज़दूरों को लाने, इन सब के लिए गाड़ियाँ हैं। तो उन पेट्रोल का जो खर्चा है पर डे का 20,000 रुपीज़ का खर्चा सिर्फ गाड़ियों के लाने जाने पर। इसके अलावा जो फॉरेंसिक टीम अपने नए नए सारे उपकरण का इस्तेमाल कर रही है उन जगहों पर जाकर, उनका खर्च 3 से 4,000 रुपये है पर डे का। फिर जहाँ जहाँ से लाशें या हड्डियाँ मिली हैं वहाँ पर टेंट लगाने, या जहाँ मिट्टी गीली है, फिर बारिश भी है, मौसम भी है, अराउंड 5,000 रुपीज़ पर डे उन सारी जगहों को घेरने और टेंट लगाने का खर्चा आ रहा है। तो ये खर्चा करीब 2 लाख रुपये पर डे है। अब इन सारी चीज़ों के बीच में नई चीज़ जो हुई है, सबसे अच्छी चीज़ वो ये कि जैसे ये सफाई कर्मचारी सामने आया, 6 गवाह अचानक अब सामने आ गए। वो अब तक जो पहले बताया था वो नहीं, ये बिल्कुल नए 6। अब इन 6 ने आकर जो SIT के सामने कहा, SIT भी हैरान रह गया। उनका कहना था
कि सफाई कर्मचारी ने जो शिकायत दी और उसने कहा कि मैंने लाशें दफनाई हैं 1995 से 2014 तक, और उसने बड़ी खामोशी से दफनाई, कोई विटनेस नहीं है उसकी लाशें दफनाने का। उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों ने चोरी छुपे उसे लाशें दफनाते देखा है। मतलब धर्मस्थला गांव के 6 ऐसे लोग सामने आए पहली बार, अब डर उनका दूर हुआ SIT की जांच से। उन्होंने कहा कि हमने उस सफाई कर्मचारी को, इस दौरान में वो सच कह रहा है, उसने लाशें दफनाई और हम लोगों ने छुप कर देखा, पर हमारी हिम्मत तब नहीं हुई, क्योंकि अगर हम सामने आ जाते या सफाई कर्मचारी देख लेता तो हमें उस पर भी भरोसा नहीं था, और क्या पता वो ट्रस्ट के लोगों को जाकर बता देता, फिर हमारा भी हश्र वही होता, हम भी किसी गड्ढे में होते। तो हम खामोश रहे। SIT ने पूछा आप क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारी हिम्मत आ गई। अब वो कह रहा है और जिस तरीके से अब लाशों का सच निकल रहा है, हड्डियाँ बाहर आ रही हैं, तो हम आपको बता सकते हैं कुछ चीज़ें वो शायद भूल गया हो कि कहाँ कहाँ लाशें दफन हैं। उन 6 लोगों से लंबी पूछताछ के बाद SIT की भी तारीफ़ करनी होगी। SIT ने उनसे कई सवाल किए उस वक्त को लेकर, साल को लेकर, महीनों को लेकर, और कहाँ कहाँ। फिर इसके बयान थे ही थे, दोनों को मैच किया और लगा कि ये 6 नए गवाह सच बोल रहे हैं। SIT ने फैसला किया कि इन 6 गवाहों को भी इस ऑपरेशन में शामिल करेंगे, और उसकी बताई हुई उसकी निशानदेही पर उन जगहों पर भी खुदाई होगी। हो सकता है सफाई कर्मचारी जो शिकायत करता है वो कई जगह भूल गया हो, बट इन 6 गवाहों की गवाही भी अब सामने काम आएगी और इनकी बताई जगहों पर भी खुदाई का काम होगा। बट ये सब कुछ आज और कल के बाद एक मीटिंग होगी और फिर तय होगा साइट 30 जिस पर सबकी नज़र है, वहाँ किस दिन खुदाई होगी और उसके बाद आगे का इनका एक्शन क्या होगा। तो खुदाई जारी है, सवाल अब भी वही हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग अब सामने आ रहे हैं। पहले एक अकेला था, अब 6 नए गवाह सामने आए हैं। तो उम्मीद है अब और भी बहुत सारे लोग वक्त बीतने के साथ सामने आएंगे। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही, लेकिन ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज ऋतिक एंड किशन, ये दोनों भाई हैं लेकिन जुड़वा नहीं है, कुछ 1-2 साल या शायद 3 साल का फ़र्क है, लेकिन एक ही डेट पर पैदा हुए थे। तो ऋतिक एंड किशन, हैप्पी बर्थडे, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो। और ये भेजा चंदन कुमार जी ने। चंदन कुमार जी ऋतिक और किशन के फादर हैं। साथ ही सिद्धार्थ गुप्ता, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ। और ये भेजा है सुखराम गुप्ता जी ने। अतुल पांडे का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अतुल। इसके अलावा जिगर राजगोर, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जिगर। साथ ही मिष्टी चंडेल, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मिष्टी। और ये भेजा है रोनित कुमार ने, उनकी बेटियां हैं मिष्टी। सोनी बाग्याल का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सोनी बाग्याल जी। और ये अजय बाग्याल जी की पत्नी है। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।